ओके, सो बच्चों ध्यान देना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। सो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले देखना जरा, वैल्यूएशन, दो चीजों का वैल्यूएशन बेटा, यहां पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। एग्जाम में इसका वेटेज 8 से 12 नंबर का है बेटा, कभी कभी कोई कोई एग्जाम में 16 नंबर के भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते। थेरी प्रैक्टिकल, थेरी 20% चांसेस, प्रैक्टिकल 80% चांसेस, डन। और जो इसके पहले हमने जो टॉपिक देखा था शेयर कैपिटल अकाउंटिंग, उसमें 50-50 थेरी प्रैक्टिकल, उसमें थेरी भी आती है, बायबैक के ऊपर शॉर्ट नोट है ना, शेयर्स डिबेंचर्स का डिफरेंस और बहुत सारी चीज़ें, सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस, बहुत सारी चीज़ें जितनी हमने थेरी देखी थी उसमें थेरी प्रैक्टिकल 50-50, डन। वो टॉपिक भी बड़ा है, यहाँ पे थेरी 20 प्रैक्टिकल 80, डन। सो देखो इसमें हम लोग क्या करने वाले बेटा, वैल्यूएशन करेंगे गुडविल का और उसके बाद वैल्यूएशन करेंगे शेयर्स का। पहले हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखेंगे, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स देखेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का काम पड़ने वाला है। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज लाइक वर्किंग नोट फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर, मतलब वैल्यूएशन ऑफ शेयर का हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज अ वर्किंग नोट आपको दिखेगा, इसलिए पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखना जरूरी है। सर ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वैसी है क्या जैसा 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स में था? हाँ थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, बेस वही है, बस वहां पे एडजस्टमेंट नहीं थी 12th या फाउंडेशन लेवल पे आपको जो था, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स थोड़ी ज्यादा रहेगी। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 से 12 नंबर और कभी कभी 16 नंबर का भी इस पे आता है बेटा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम लोग क्या क्या देखने वाले, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो जरा ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुडविल का मीनिंग क्या है। सभी लोगों को पता है बेटा गुडविल यानी क्या, फटाफट से बताना बेटा, गुडविल क्या रहता है, फटाफट से बताना, बोलो बोलो। सर बेसिकली ये इंटेंजिबल असेट है, एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, मतलब जो बिजनेस का गुडविल है वो बिजनेस जनरली फ्यूचर में एक्स्ट्रा कमाता है एज कंपेयर टू वो बिजनेस जिस बिजनेस का गुडविल नहीं है, बरोबर है ना, या फिर जिस बिजनेस का गुडविल नहीं है उससे ये बिजनेस ज्यादा कमाएगा। एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इंटेंजिबल असेट है। सर इसके लिए कोई सेपरेट स्टैंडर्ड है क्या? यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, इंटेंजिबल असेट्स का वैल्यूएशन। सर गुडविल कितने टाइप की हो सकती है? दो टाइप की गुडविल हो सकती है, एक परचेज्ड गुडविल और दूसरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखो बेटा अच्छे से ध्यान देना, गुडविल एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। कितने टाइप की गुडविल हो सकती है बेटा? बेसिकली दो टाइप की, परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, परचेज्ड एंड सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग नहीं होता है, रीजन बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आप वही चीजों का अकाउंटिंग करोगे जो चीजों को आप मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते हो, जो चीजों के लिए आपने मनी या मनीज वर्थ में कुछ तो स्पेंड किया है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए आपने कितनी कॉस्ट इनकर किया कोई कह सकता है? आज रिलायंस कंपनी ने या टाटा कंपनी ने, जो भी है वहाँ के एम्प्लॉय, सीईओ है ना, सीएफओ, उन्होंने अपना खून पसीना एक करके टाटा कंपनी का इतना नाम किया। मैंने मेरे बिजनेस का बहुत बड़ा नाम किया, खून पसीना दिन रात एक करके बिजनेस का नाम बनाया। कितने का खून कितने का पसीना कोई बोल सकता है क्या? नो। इसीलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल का हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते, उसको बुक्स में नहीं दिखाते। हाँ, परचेज गुडविल के लिए आपको पता रहता है आपने कितना अमाउंट स्पेंड किया, आपने सामने वाले से कितने में वो गुडविल बाय किया। परचेज गुडविल के बारे में आपको पता है आपने कितना अमाउंट स्पेंड किया, कितनी कॉस्ट आपने आपके जेब से इनकर किया, इसीलिए आप परचेज गुडविल का अकाउंटिंग करोगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में आपने कितनी कॉस्ट इनकर किया ये आपको पता नहीं रहती वो गुडविल बनाने के लिए, इसीलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग नहीं होगा। क्लियर है? परचेज गुडविल का अकाउंटिंग होगा, डन, क्योंकि उसके लिए आपको पता है कितनी कॉस्ट इनकर किया है। अब यहाँ पे परचेज गुडविल का अकाउंटिंग होगा, उसके लिए आपको पता है कितनी कॉस्ट आपने इनकर किया, तो किसी ना किसी ने तो उस गुडविल का वैल्यूएशन किया ही होगा। आपने गुडविल परचेस किया तो वैल्यूएशन तो किया ही होगा, या तो सेलर ने या तो बायर ने। तो गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है क्या? अमाउंट में उसकी वैल्यू निकालना जरूरी है क्या? यस। अब देखो गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? बचपन में काफी सारी मेथड्स आपने देखा था बच्चों, एक बार अच्छे से ध्यान देना। हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर पढ़ रहे, जिसमें हमने सबसे पहला वाला किस्सा स्टार्ट किया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अभी हमने बस जस्ट गुडविल का मीनिंग देखा है, बेसिक मीनिंग गुडविल का, डन।
बच्चों अच्छे से ध्यान देना, मैं गुडविल का वैल्यूएशन कर रहा हूं, इसके लिए काफी सारी मेथड्स है। कौन कौन सी मेथड है बेटा, फटाफट से ध्यान देना। तो देखो आपने बचपन में पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा होगा तो अभी अच्छे से ध्यान देना। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, बरोबर है क्या? चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं, पूरे इस चैप्टर में क्या है, तो आपका हर बार जीपीएस लोकेशन ऑन रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा आप इस चैप्टर में कहाँ हो अभी, है ना, जैसे हमने इसमें देखा था लिक्विडेशन में। दूसरा कौन सा मेथड है बेटा यहाँ पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीसरा कौन सा मेथड है बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड, अच्छे से ध्यान देना। उसके बाद मेथड है बेटा अगला, लिखते जाओ, लिखना है सभी ने कंपलसरी। हाँ, उसके बाद बेटा एन्युटी मेथड, उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इतनी सारी मेथड्स है जो हमें सीएस के सिलेबस में पढ़ना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, डन। टोटल 6 मेथड्स है बेटा गुडविल का वैल्यूएशन के लिए। वन बाय वन एक एक मेथड का मीनिंग बताता हूँ, कॉन्सेप्ट देखते हैं, कैसे वैल्यू करना है वो देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, डन। सो ध्यान देना, सबसे जो पहली मेथड है वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चों एक बार फिर से बता दो, हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और शेयर टॉपिक पढ़ रहे, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल वैल्यूएशन करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, या शेयर वैल्यूएशन में गुडविल वैल्यूएशन एज अ वर्किंग नोट काम आएगा बेटा, डन। सो दोनों एंगल से इंपॉर्टेंट है, डन। सो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देख रहे हो बेटा, फॉर्मूला बहुत आसान है। यहां गुडविल इज इक्वल टू कौन से मेथड में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस क्या है बेटा, उस गुडविल का कितने समय तक बेनिफिट मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। जो गुडविल का वैल्यूएशन करने जा रहे हो ना, उस गुडविल का कितने समय तक बेनिफिट मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। सो यहां गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। दूसरी जो मेथड है बेटा वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां गुडविल का फॉर्मूला रहेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय अगेन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मतलब उस गुडविल का जिसका वैल्यूएशन कर रहे हो उसका कितने साल तक बेनिफिट मिलेगा। ये गुडविल वैल्यूएशन की अलग अलग मेथड से, सर हर एक मेथड से अलग अलग आंसर आएगा क्या, हाँ, क्योंकि वैल्यूएशन इज एन आर्ट। ज्यादा करके वैल्यूएशन ये क्या है, एक आर्ट है। सर मतलब समझा नहीं, देखो बताता हूं। आपके पास एक टू व्हीलर है, आप एक मैकेनिक के पास लेके गए, ठीक है, और वो मैकेनिक बिल्कुल अनपढ़ गवार है, उसे बिल्कुल साइंटिफिक नॉलेज नहीं है ऐसा समझो, और उसको बोलो भैया टू व्हीलर कितने में जाएगी। वो टू व्हीलर शुरू करता है, ब्रुर ब्रुर करता है 2-3 बार, एक राउंड लेके आएगा और बोल देगा भैया 30,000 रुपये। क्या किया उसने, उसका आज तक का जो एक्सपीरियंस था वो यूज किया, उसकी कलाकारी है, उसने बता दिया इसका वैल्यू इतना 30,000। दूसरे मैकेनिक के पास लेके जाओ जिसके पास साइंटिफिक नॉलेज है, वो चला के नहीं दिखेगा, वो टू व्हीलर के 2-4 पुर्जे इधर उधर से ओपन करके देखेगा, कुछ और करेगा, चालू करके बस आवाज सुनेगा और कुछ चेक करेगा, बोलेगा इसका वैल्यूएशन 25,000 रुपये। तीसरे मैकेनिक के पास लेके जाओ 27,000 रुपये। सो वैल्यूएशन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स ऑन इट्स जजमेंट, एक्सपीरियंस, अजम्पशंस। उसने क्या सोच के कितना वैल्यूएशन किया, उसका अजम्पशन, एक्सपीरियंस, जजमेंट के हिसाब से रहेगा, हाँ या ना। सो हर एक वैल्यूअर का वैल्यू सेम आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, हर एक मेथड से वैल्यू सेम आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, हर एक मेथड में अलग अलग अजम्पशन है, अलग अलग बेस है। सर मतलब इस टॉपिक में अगर हमारा अजम्पशन कहीं चेंज हो जाता है तो वैल्यू चेंज हो जाएगा क्या, डेफिनेटली चेंज होगा। आपने जो अजम्पशन लिया, किसी और बच्चे ने कोई और अजम्पशन लिया, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अधूरी है, अजम्पशन आपने ए लिया, दूसरे ने अजम्पशन बी लिया, दोनों का आंसर अलग आएगा, डेफिनेटली अलग आएगा बेटा आंसर, दोनों का आंसर बिल्कुल अलग आएगा, आया ना। सो वैल्यूएशन इज बेसिकली एन आर्ट, मैं बोल सकता हूं ऐसा, हाँ या ना, यस सर।
उसके बाद बच्चों ध्यान देना, सुपर प्रॉफिट मेथड यहां पे क्या रहेगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, बरोबर है? यस सर। हाँ ना, तो ठीक है। हाँ, so goodwill is equal to super profit into number of years of purchase. गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। कौन से मेथड में? सुपर प्रॉफिट मेथड में। अब यहां पे आप बोलोगे सर सुपर प्रॉफिट मतलब क्या रहेगा? सुपर प्रॉफिट यानी आसान भाषा में एक नॉर्मल पर्सन जिसके बिजनेस का कोई गुडविल नहीं है, वो नॉर्मल पर्सन, एक आम आदमी जो अपने धंधे में प्रॉफिट कमा रहा है, उससे ज्यादा जो प्रॉफिट हमने कमाया हमारे बिजनेस का गुडविल है। इस बिजनेस का गुडविल नहीं है, हमारे बिजनेस का गुडविल है, तो हमने एक नॉर्मल पर्सन से जितना ऊपर का प्रॉफिट कमाया, दैट ऊपर का प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट, बरोबर है? देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या होता है सुपर प्रॉफिट। ऐसा बिजनेस जिसका कोई आज के डेट में गुडविल नहीं है, वो बिजनेस जितना अर्न करेगा वो एक फिगर हो गई। और ऐसा बिजनेस सेम सेक्टर, सेम इंडस्ट्री, सेम लोकेशन, ऐसा बिजनेस जिसका गुडविल है वो जितना अर्न करेगा, ये दोनों प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस है, सो गुडविल वाला बिजनेस नॉर्मल से अगर ऊपर का प्रॉफिट कमा रहा है, दैट ऊपर का प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट, बरोबर है? देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। उसके बाद एन्यूटी मेथड, यहां पे गुडविल का वैल्यू कैसे रहेगा बेटा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एन्यूटी फैक्टर, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्यूटी फैक्टर। देखेंगे क्या होता है एन्यूटी फैक्टर, सारी चीज देखेंगे। अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख के रखो बेटा, डन। उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड, यहां पे क्या रहेगा बेटा? यहां गुडविल इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड कैपिटल और रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सपेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू गुडविल। देखेंगे क्या चीज होती है, मेथड सॉल्व करेंगे तब। और उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यहां पे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। क्या होता है कैपिटलाइजेशन रेट, क्या होता है सुपर प्रॉफिट, सब क्वेश्चन के साथ बताता हूं। फॉर्मूला लिख लिया सभी ने? पक्का, डन। सो बच्चों गुडविल वैल्यूएशन चल रहा है। गुडविल वैल्यूएशन में काफ़ी सारी मेथड्स है, उसमें कि कुछ मेथड्स देखो बेटा जो हमारे सिलेबस में अप्लीकेबल है, उन सबके फॉर्मूलाज हमने लिख लिए। गुडविल वैल्यूएशन में अजम्पशन चेंज, वैल्यू चेंज, तो आपने सही समय पे सही अजम्पशन लेना है, डन। और जो भी आप अजम्पशन लोगे वो आपने नीचे नोट्स में लिखना है। अगर आप अजम्पशन नहीं लिखोगे तो आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, डन। टॉपिक बहुत आसान है, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया कि इसमें करना क्या है तो बहुत आसान है, फिर कुछ बचा ही नहीं बेटा इसके अंदर में, डन। देखो ध्यान देना बेटा सभी ने। सो मैं एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें सारे फॉर्मूलाज एक साथ आएंगे, डन। तो वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। फॉर्मूला समझ में आया बेटा सभी को? सो फॉर्मूला मेरे साथ बोलो बेटा फटाफट से। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या रहेगा गुडविल का फॉर्मूला? सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, बोलो ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। एन्यूटी मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू एन्यूटी फैक्टर, कैपिटलाइजेशन एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट। बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने। एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर वापस कुछ थ्योरी देखेंगे इसकी। आप लोग आ जाओ पेज नंबर 8.9 पे, पेज नंबर 8.9 पे दिख रहा है बेटा सभी को क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 8.9। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर इसकी थ्योरी देखते हैं बेटा स्टार्टिंग से। देखो ध्यान देना बेटा, यहां पे नेट प्रॉफिट दिया है ऑफ एचएम लिमिटेड फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12 प्रॉफिट दे दिया है।
ठीक है, अब तक पता नहीं क्या पूछा है, बस प्रॉफिट दिया है। आगे देखो और क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस ₹16 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है क्या? ये बिजनेस में इतना इन्वेस्ट किया है, मतलब ये एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या? हाँ या ना? एरो बना करके लिख लो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इस टाइप के धंधे में अगर कोई आम आदमी पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो आम आदमी कितना कमाएगा? 15%। यानी अगर किसी ने इस टाइप के बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है 100 रुपीज का, तो साल के आखिरी में वो कितना कमाएगा? 15 रुपए, है ना? सो रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, देख लो, लिख लो, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद अपना और क्या कहते हैं इसको, फेयर रेट ऑफ रिटर्न। ये सारी एक ही चीज़ें ना, वो शाम तेरे कितने नाम लिख लो वहाँ पे फटाफट से। ये सारे एक ही चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न देंगे, कुछ और भी नाम दे सकते हैं। रीजनेबल, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न, फेयर रेट ऑफ रिटर्न, या इसी को हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल भी बोल देते हैं, या इसी को हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं। बाप रे, कितने सारे नाम हो गए, देखो। डन। यानी इस टाइप के धंधे में अगर कोई 100 रुपए लगाता है तो 15% के हिसाब से साल में कितना कमाएगा? 15 रुपए, बराबर है। 15% का रेट ऑफ रिटर्न है इस टाइप के बिजनेस से। इज एक्सपेक्टेड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ ए एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, चौथा एन्युटी मेथड, पांचवा कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, छठा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन रेट कितना है बेटा यहाँ पे? 15%। डन। चलो स्टार्ट करूँ क्या मैं? बेटा इसको है ना, ये कैपिटलाइजेशन मेथड रहने दो इसका नाम। चलो ठीक है, देखते सॉल्व करते समय। क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टार्ट करो बेटा, मैं लिखो क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सिंपल टॉपिक है, अच्छे से ध्यान देना बेटा, बिल्कुल घाई नहीं करना है, प्यार से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, सेम डे घर जाके खत्म करना है। 8 से 16 नंबर जेब में रहेंगे इस टॉपिक के। देखो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। सबसे पहला मेथड कौन सा बेटा यहाँ पे? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, लिखो HM लिमिटेड गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल वैल्यूएशन। पूरा ध्यान पढ़ाई में रहने दो ताकि कुछ समझ में ना आए, गर्मी हो रही, ठंडी हो रही। मेथड कौन सा है बेटा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपने डिटेल में लिखना है बेटा, आप शॉर्टकट यूज नहीं करोगे। मैं लिख रहा हूं यहां, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। बरोबर? बोलो एवरेज प्रॉफिट कितना है? नहीं पता, लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट। बोलो बेटा कैसे निकालोगे? दिया है क्या? 5 ईयर्स प्रॉफिट दिया है। ये 5 ईयर्स प्रॉफिट का मैं एवरेज ले लूं? चलो अभी एवरेज ले लेता हूं। लो बेटा एवरेज प्रॉफिट, बोलो 2,56,000 प्लस 2,64,000 प्लस 3,76,000 प्लस 4,86,000 प्लस 5,30,500 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स का प्रॉफिट है, इसलिए मैं डिवाइडेड बाय 5 लिख देता हूं क्योंकि एवरेज निकालना है। जितने साल का प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय उतना नंबर। बोलो कितना है बेटा? 3,82,500। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। Put the value, get the answer. Therefore, goodwill is equal to 382,500 multiplied by number of years of purchase। कितना बेटा यहाँ पे देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड है 2 years परचेस, बरोबर है ना?
सो लिख दिया 2 years परचेस. ओके, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस. 2 years ऑफ परचेस. बोल बेटा गुडविल कितना आया? 7,65,000. कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसमें. पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है. सिर्फ आपको अच्छा फील होगा, समझ में आएगा मेथड क्या चीज है. डन. बट ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. पहले आते थे इस टाइप के क्वेश्चन, अभी चांसेस कम है. पहले आते थे, एग्जाम क्वेश्चन है बेटा. डन. दूसरा वाला मेथड कौन सा है बेटा, फटाफट से बताओ. सेकेंड मेथड. हाँ, सेकेंड मेथड कौन सा है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. लिखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. यहां गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस. वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्या? यस, अभी निकाल लेते हैं. लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ईयर. कौन कौन से साल का प्रॉफिट दिया बेटा आपको? 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12. 7, 8 का प्रॉफिट कितना बेटा? 2,56,000. हाँ, उसके बाद बेटा 2,64,000, 3,70,000. ओके, 3,76,000. उसके बाद बेटा 4,86,000, 5,30,500. वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, मतलब हमें यहाँ पे वेट असाइन करना पड़ेगा क्या? इन्होंने दिए कि वेट कितने रहने चाहिए? दिए है, थैंक यू. 1, 2, 3, 4, 5. और अगर सर नहीं दिए रहते तो लेटेस्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेट असाइन करना है. लेटेस्ट ईयर को. लेटेस्ट ईयर कौन सा है इसमें? 11, 12 है क्या? तो उसे सबसे ज्यादा वेट असाइन करते थे. अगर क्वेश्चन में वेट नहीं दिया रहता ना तो मैं लेटेस्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेट, 5 साल में सबसे ज्यादा वेट 5 है तो लेटेस्ट ईयर को मैं 5 देता था. उसके बाद 4, 3, 2, 1. बट थैंक यू, इन्होंने ही रेट दे दिया यहाँ पे क्वेश्चन में. वेट असाइन कर रहा हूं मैं. सो वेट यानी उतना इंपॉर्टेंस देना है. लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट रिपीट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, इसीलिए लेटेस्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेट. 1, 2, 3, 4, 5. अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए तो मुझे वेट इंटू प्रॉफिट करना पड़ेगा क्या? वेट इंटू प्रॉफिट. बोलो 2,56,000 इंटू 1. अब मैं जो बोल रहा हूँ वो कैलसी पे टाइप करो, एज इट इज आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा बेटा. लो 2,56,000 इंटू 1 कैलसी पे लो, करो कैलसी पे. 2,56,000 इंटू 1 इक्वल टू, एक बार सिर्फ 2,64,000 इंटू 2 इक्वल टू. बोल बेटा कितना आया? एसी का बटन मत दबाना बीच में. 3,76,000 इंटू 3 बोलो इक्वल टू 11 लाख. 4,86,000 इंटू 4 इक्वल टू 19,44,000. 5,30,500 इंटू 5 इक्वल टू 52,500. अब वेट इंटू प्रॉफिट वाले कॉलम की टोटल चाहिए तो जीटी का बटन दबा दो डायरेक्टली. 65 लाख. ओके, और वेट की टोटल करो. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15. देयरफॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना रहेगा? देयरफॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू समेशन ऑफ वेट इंटू प्रॉफिट वाले कॉलम की टोटल डिवाइडेड बाय वेट वाले कॉलम की टोटल. 65,08,500 डिवाइडेड बाय 15. बोलो बच्चों 433,900. ये मैंने लिख दिया 4,33,900. बरोबर है. ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट. सभी ने ठीक से किया बेटा कैलकुलेशन? कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया ना किसी ने?
पक्का। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसा है बेटा, वेट इंटू प्रॉफिट वाले कॉलम की टोटल डिवाइडेड बाय वेट की टोटल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 4 लाख, हाँ 33,900 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना है बेटा, यहाँ पे देखो 2 ईयर्स ऑफ परचेस है क्या, यस। बोलो फिर गुडविल कितना आया, मतलब ये जो गुडविल का बेनिफिट मिलने वाला है 2 ईयर्स तक मिलेगा, इसलिए इंटू 2। बोलो कितना है बेटा, पक्का। चलो आगे, ओके। उसके बाद मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 में क्या लिखा है बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, गुडविल का वैल्यू कैसे निकाल रहे पता है, हम लोग पास्ट प्रॉफिट को देख करके गुडविल का वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बट ऑब्वियस है ना, गुडविल इज एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हमें ऐसा लगता है जितना एवरेज प्रॉफिट है उतना फ्यूचर में होएगा, और वो कितने साल तक होएगा, 2 साल तक, इसलिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट इंटू 2। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, यहां पे कितना था 2। तो हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं हो रहा है, ये हम लोग अलग से पेपर लेकर के उस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। वैल्यूएशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना। चलो मैं आगे, हाँ लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट की इंफॉर्मेशन जरूर यूज किया हमने, यहाँ पे प्रॉफिट यूज किया है ना। सुपर प्रॉफिट मेथड में देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या है बेटा, यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, बोलो ना, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। डन। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस तो आपको क्वेश्चन में दिया है, 4 ईयर्स ऑफ परचेस है, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्या, अभी निकाल लेते। अब सुपर प्रॉफिट मतलब क्या है बेटा, बोर्ड पे ध्यान देना, देखो बेटा ध्यान देना, सुपर प्रॉफिट यानी एक आम आदमी जितना कमाने वाला था उससे ज्यादा मैंने कितना कमाया, दैट ऊपर का प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर का प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। एक आम आदमी कितना कमाने वाला था, 15%, क्वेश्चन में दिया है रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न। सो कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर 15% उतना कमाने वाला था आम आदमी, लेकिन ऑन एन एवरेज मैंने कितना कमाया वो देखना पड़ेगा कि नहीं, हाँ या ना। चलो अभी कैलकुलेट करके देखते हैं। सो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, पॉइंट ए कैपिटल एम्प्लॉयड, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दे दो, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है क्वेश्चन में, गिवन 16 लाख, बरोबर है क्या। एक आम आदमी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर, आप पूरा लिखेंगे प्लीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो लिखना है लिख लो। कितना दिया है यहां पे, ये भी दिया हुआ है, गिवन देयरफॉर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, ए इंटू बी। बोलो बेटा कितना है, 16 लाख इंटू 15%, हाँ 2,40,000 आया। एक आम आदमी मैंगो पीपल कितना कमाएगा बेटा, 2,40,000, लेकिन हम ऑन एन एवरेज कितना कमाते हैं, एवरेज प्रॉफिट। इस टाइप का धंधा अगर एक आम आदमी करता तो वो कमाता 2,40,000, लेकिन ऑन एन एवरेज हमने कितना कमाया, ऊपर आंसर नंबर 1 में निकाला क्या मैंने, एवरेज प्रॉफिट बताओ तो कितना निकाला मैंने, एवरेज 3,382,500 निकाला ना ऊपर में एवरेज प्रॉफिट। सो आम आदमी कमाता 2,40,000, लेकिन ऊपर हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला आंसर नंबर 1 में, एवरेज प्रॉफिट, गुडविल नहीं, एवरेज प्रॉफिट निकाला ना 5 साल का एवरेज, कितना है बेटा 382,500। सो आम आदमी होता तो कमाता 240, लेकिन वो मैं था, मैंने कमाया 382,500। तो बोलो आम आदमी से कितना ऊपर कमाया, दैट ऊपर का प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। कैसे आया बेटा, हाँ बोलो बोलो बोलो, डी माइनस सी, बोलो बोलो, 1,05,00,000 इतना आया सुपर प्रॉफिट। हो गया, गेम ओवर। सुपर प्रॉफिट गुणेला नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, सुपर प्रॉफिट इनटू
इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस दिया हुआ है कितना बेटा 4 ईयर्स। जी माने गुडविल, देखो तो गुडविल ए इंटू एफ आ गया क्या, कितना है बेटा 5 लाख। कुछ था इसमें। नेक्स्ट मेथड सिंपल है ना सर, ये जो आपने ABCDEFG लिखा है सेम रहेगा, हाँ कसम से कितना भी बड़ा कितनी भी एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन रहने दो, ये मैं कभी चेंज नहीं करूंगा। डन। सर इसमें एडजस्टमेंट क्या आ सकती है, जहां जहां मैंने जी लिखा ना उतनी वर्किंग नोट आ सकती है बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट में यहां पे मैंने आंसर 1 में निकाला है, बट आपको ये अलग से निकालना पड़ सकता है एवरेज प्रॉफिट। तो कितनी वर्किंग नोट आ सकती है इसमें 1 2 3, समझ में आ रहा है क्या, इतनी वर्किंग नोट इसमें आ सकती है। यहां पे तो सब रेडीमेड दिया था। डन। नेक्स्ट मेथड नंबर 4। मेथड 4 का नाम क्या है बेटा एन्यूटी मेथड। देखो यहां लिखता हूं एन्यूटी मेथड, आपने इसे साइड बाय साइड नहीं लिखना है, आपने नीचे नीचे लिखते जाना है। एन्यूटी मेथड, यहां पे गुडविल कैसे निकालेंगे बेटा, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्यूटी फैक्टर। डन। एन्यूटी फैक्टर दिया है बेटा यहां पे देखो तो, यस 2.855। पॉइंट नंबर 4 नीचे, पॉइंट नंबर 4 में वो 2,855 दिख रहा है, लेकिन वो 2.855 है। यहां पे देखो क्या दिया मैंने, पॉइंट नंबर 4 पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। एन्यूटी मेथड ऑन सुपर प्रॉफिट बेसिस टेकिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ऑफ ₹1 फॉर द 4 ईयर एट 15% एज 2.855। मतलब क्या है बेटा, अगर बच्चों देखो ध्यान देना बेटा, यहां पे एन्यूटी वैल्यू इन्होंने कितना दिया है 2.855। पहले मैं शॉर्टकट बताता हूं, फिर मैं डिटेल वर्किंग करके बता देता हूं। पहले शॉर्टकट समझ लो। सुपर प्रॉफिट हमने ऑलरेडी निकाल लिया 142,500, बरोबर है क्या, 142,500 इंटू एन्यूटी फैक्टर दिया है 2.855, है ना। और ये कितने साल के लिए है, एन्यूटी वैल्यू ऑफ ₹1 फॉर द 4 ईयर एट 15%। प्रेजेंट वैल्यू है बेटा कितनी 2.855। ये देखो कितना आ गया यहां पे गुडविल, बताना जरा 4 लाख। ये हो गया आपका गुडविल का वैल्यू अंडर एन्यूटी मेथड, दैट्स इट। अब इसका डिटेल वर्किंग देख लो कैसे क्या होता है, तो प्लीज ध्यान देना। मान लो आपको क्वेश्चन में एन्यूटी फैक्टर नहीं दिया है, मान लो ये 2.855 दिया नहीं है, तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, हाँ। तो आप कैसे निकालोगे इसको, मान लो आपको एन्यूटी फैक्टर नहीं दिया है, लेकिन उसका रेट तो दिया है 15%। अब देखो ध्यान देना, यहां पे ईयर लिखता हूं 1 2 3 4। नहीं सर क्वेश्चन में तो 5 साल का प्रॉफिट दिया है। अरे लेकिन यहां पे एन्यूटी वैल्यू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना बेटा 4 ईयर्स है ना, यहां पे एन्यूटी वैल्यू फॉर 4 ईयर बोला, इसलिए मैंने कितना लिखा 4। ध्यान देना, यहां लिख रहा हूं सुपर प्रॉफिट। कितना है सुपर प्रॉफिट 142,500, 142,500, 142,500। हर साल होगा ना इतना सुपर प्रॉफिट, कि एक ही बार होगा सिर्फ, प्रॉफिट तो हर साल होगा ना, इतना एक्स्ट्रा का प्रॉफिट हर साल दिखेगा। ध्यान देना, अब मैं लिख रहा हूं यहां पे प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, और रेट कितना बेटा क्वेश्चन में दिया है 15%। अब जो मैं बोल रहा हूं वो करो, कैलसी लो, कैलसी लेकर के लो बेटा, कैलसी पे लिखो 1 डिवाइडेड बाय रेट कितना है 15% है। अगर आज आप बैंक में ₹1 डिपॉजिट करते हो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एक साल बाद कितना मिलेगा 1.15। तो डिवाइडेड बाय 1.15, 20% होता तो डिवाइडेड बाय 1.20,
5% होता तो 1.05, 50% होता तो 1.50, 5% होता तो 1.05, 30% होता तो 1.30, है ना। 15% इसलिए 1.1/1.15 इक्वल टू प्रेस करो। कितना आया? 0.8695 ना। ओके, इसका मतलब क्या है पता है क्या? 1 साल बाद के 1 रुपए की आज की वैल्यू 0.8695 है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है तो। 1 साल बाद के 1 रुपए की आज की वैल्यू 0.8695 है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है तो। जैसे मैंने आपको अभी बताया, आज आप बैंक में 1 रुपीज डिपॉजिट करते हो, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1 साल बाद कितना मिलेगा? 1.15। तो 1 साल बाद के 1.15 की आज की वैल्यू 1 है, तो उसी प्रकार से 1 साल बाद के 1 की वैल्यू आज की 1 साल बाद के 1 के आज की वैल्यू है 0.8695। ये है प्रेजेंट वैल्यू, ये है फ्यूचर वैल्यू। समझ में आए? 1 साल बाद के 1 रुपी की आज की वैल्यू 0.8695 रहेगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। बरोबर है सर? म्हणजे आज आपने 0.8695 बैंक को दिए, 15% है, तो 1 साल बाद आपको कितना मिलेगा? 1 रुपीज। हा या ना? आज आपने बैंक को इतना दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो 1 साल बाद बैंक आपको कितना देगी? 1 रुपीज। फिर से एक बार इक्वल टू प्रेस करना। कितना है बेटा? 0.7561। 2 साल बाद के 1 रुपी की आज की वैल्यू 0.7561 है। फिर से इक्वल टू प्रेस करना। 65। 3 साल बाद के 1 रुपए की आज की वैल्यू 0.65 है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है तो। फिर से इक्वल टू प्रेस करो। हाँ 757। 4 साल बाद के 1 रुपी की आज की वैल्यू 0.5717 है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है तो। अब देखो ध्यान देना, अब यहां लिख रहा हूं मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैसे आएगा? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 इज इक्वल टू कॉलम 2 इंटू कॉलम 3। करो बेटा। 1,42,500 इंटू 0.8695। ये लॉन्ग कट है बेटा, मैं जो बता रहा हूं, शॉर्टकट भी आपको बता देता हूं मैं, ठीक है ना। हाँ बोलो। कैलसी का स्क्रीन क्लियर करना बेटा, मेमोरी में कुछ नहीं होना चाहिए। ऑन एसी का बटन दबाओ, अपर लेफ्ट और राइट कॉर्नर पे एम का साइन नहीं दिखना चाहिए। ऑन एसी का बटन एमआरसी, 1-2 बार फिर से ऑन एसी का बटन, अपर लेफ्ट राइट कॉर्नर की स्क्रीन क्लियर है। डन। चलो लो कैलसी लो। 142,500 इंटू 0.8695 इक्वल टू, बस एक बार, हाँ 129। ओके 1,23,904। हाँ स्क्रीन मत क्लियर करना। हाँ लो फिर से 142,500 0.7561। लो फटाफट से बताओ, शॉर्टकट भी बता दो फिर आपको। हाँ 1077। हाँ ओके फिर से एक बार ये लो बेटा 142,500 इंटू 0.6575 इक्वल टू 694। फिर से एक बार 142,500 इंटू 0.5717 कितना? ओके जीटी प्रेस करो। 406,809। यह आया आपका गुडविल। चेक कर लो है क्या गुडविल? हाँ 20 रुपए का फर्क रहेगा, क्योंकि आपने राउंड ऑफ किया है ना उसको। आया क्या गुडविल? उतना ही। सो अगर वो एन्युटी फैक्टर क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो भी हम लोग निकाल सकते हैं क्या? हाँ कि ना? एक और तरीका है शॉर्टकट, बहुत आसानी से हो जाएगा 10 सेकेंड में।
देखो ध्यान देना, अगर एन्युटी फैक्टर नहीं दिया है तो जल्दी हो जाएगा। आपने एफएम में पढ़ा भी होगा बेटा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर में। अरे आपको तो एफएम है ही नहीं, चलो ठीक है। सो यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। अब एन्युटी फैक्टर देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ। एन्युटी फैक्टर ये वाला, हाँ बोलो बेटा कितना है, 15% है ना, 1/1.15 इक्वल टू, हाँ कितना है बेटा यहाँ पे ईयर्स, 4 ईयर्स है क्या, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स है ना, तो 4 बार इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, हाँ बोलो स्क्रीन पे कितना दिख रहा है, बरोबर है क्या, और जीटी प्रेस कर दो, 1/1.15 4 बार इक्वल टू 4 ईयर्स था इसके लिए, यहाँ पे 5 ईयर्स होता तो 5 बार इक्वल टू, बराबर है क्या, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जितना है उतने बार इक्वल टू प्रेस करना है। हाँ बोलो 2.85 यानी 855 आ गया क्या, उतना ही एन्युटी फैक्टर जितना क्वेश्चन में दिया था 2.855, स्ट्रेट वे 142,500 इंटू 2.855 आया गुडविल 4,06,000 जो भी है, कितना है बेटा, 811 जो भी है, हाँ या ना, सिंपल है क्या, चलो आगे। बट एग्जाम में जब आएगा तो आपने पूरा टेबल मत बनाते बैठना, आपने क्या करना, स्ट्रेट वे एन्युटी फैक्टर निकालना और मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट। सर दोनों में फर्क क्या है, सुपर प्रॉफिट और एन्युटी मेथड में, देख बेटा बोर्ड पे ध्यान दे, ये देख बेटा, ये कॉलम की जो टोटल है ना, ये आपका है गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड, चेक कर लो नहीं तो 142,500 इंटू 4, बोल बेटा कितना आया, 5,70,000 आया क्या, और ये कॉलम की टोटल ये है बेटा आपका गुडविल एज पर एन्युटी मेथड 4,06,809। सर दोनों में फर्क क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड समय को, टाइम को इज्जत नहीं देती है, एन्युटी मेथड टाइम फैक्टर को कंसिडर करती है। सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से 2 साल बाद मिलने वाला पैसा क्या और आज मिलने वाला पैसा क्या, 4 साल बाद 3 साल बाद मिलने वाला पैसा क्या, सबकी वैल्यू सेम है। बट ऐसा रियल लाइफ में होता है क्या, आपको अगर मैंने बोला बेटा मैं आज के 1 साल बाद 100 रुपए दूंगी, आज दू, आप क्या बोलेंगे, आज दो, समझ में आया क्या। एन्युटी मेथड टाइम फैक्टर को कंसिडर करता है, सुपर प्रॉफिट मेथड टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करता है, बस इतना ही दोनों में फर्क है, बाकी सब सेम है, क्लियर है। नेक्स्ट मेथड सुपर प्रॉफिट हो गया, एन्युटी हो गया, देन उसके बाद 5th कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन किसका बोला बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, बच्चों अच्छे से ध्यान देना, कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है, सुनो अच्छे से, ये वो प्रॉफिट है जो फ्यूचर में हमारा बिजनेस कमाने वाला है, ये वो प्रॉफिट है जो फ्यूचर में भी मेंटेन होने वाला है। सर फ्यूचर का कोई कैसे बता सकता है, आज अंदाजे एस्टिमेटेड बेसिस पे, बरोबर है क्या। सर कैसे निकालेंगे हम लोग, एवरेज निकाल के, क्योंकि जब भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज ही निकालते हैं ना। चलो ठीक है, देख बेटा ध्यान देना, सो यहां पे मैं लिखता हूं गुडविल इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन, कुछ रेट दिया है कि इन्होंने, नो, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ले लेता हूं। बोलो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है, पता नहीं है तो एवरेज ले लूं क्या, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, 15% है क्या, एवरेज प्रॉफिट कितना आया था हमारा, देखो आंसर 1 में, आंसर 1 में निकाला था क्या हमने, 382,500, वो ही फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। ऐसा हम लोग सोचेंगे ना, ऑन एन एवरेज हमारा धंधा 382,500 कमाता है, तो फ्यूचर में भी ऑन एन एवरेज शायद उतना ही कमाएगा। सर फिर वो एवरेज लेने से अच्छा वेटेड एवरेज लो ना, वो ले लेना, नोट लिख देना कि हमने एफएमपी को एवरेज लेने की जगह क्या लिया, वेटेड एवरेज लिया,
समझ में आया क्या? सो बोलो डिवाइड बाय 15% का साइन, बोलो कितना आंसर आया ना? हाँ हाँ हाँ, डिवाइड बाय 15% का साइन 50,000 ना, ये आ गया आपका गुडविल का वैल्यू। इसे कहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना एट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी 382,500 अगर ये 15% है तो 100 यानी कितना? हाँ है ना? चलो आगे। अच्छा, एफएमपी यहां पे दिया नहीं था, इसलिए मैंने क्या सोचा, ऑन एन एवरेज जो मैं कमा रहा हूं वही शायद फ्यूचर में कमाऊंगा, क्योंकि एवरेज ये बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है फ्यूचर का। मुझे 8th में मिला 50%, 9th में मिला 45%, 10th में मिला 40%, 11th में कितना मिलेगा? 40 के आसपास। तीनों का एवरेज निकाल लो, हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्या? तो एवरेज ये फ्यूचर का रिप्रेजेंटेटिव है। पास्ट का एवरेज, ये सेंटेंस आगे 100 बार बोलने वाला हूं, पास्ट का एवरेज ये फ्यूचर का रिप्रेजेंटेटिव, मैं ऐसा बोल सकता हूं। सो यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इसलिए मैंने एवरेज प्रॉफिट को क्या ट्रीट किया? एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन होने वाला है। सो मैंने लिख दिया एफएमपी अपॉन जो भी रेट था। उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और कैपिटलाइजेशन का रेट भी दिया है दोस्तों, इन्होंने कितना दिया है? 15%। सो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 15% का साइन। सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी मैंने निकाला ऊपर, 142,500 डिवाइडेड बाय 15% का साइन। बोल बेटा, हाँ कितना? एक और एक्स्ट्रा मेथड लिख लो, ये था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक और मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी देखा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट देखा, एक और लिख लो कैपिटलाइजेशन मेथड। उसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के जितना। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें क्या फॉर्मूला है गुडविल का? गुडविल इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। डन? एक्सपेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। चल देखो तो, ए, प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना, कैपिटल एम्प्लॉयड ये कौन सा है? एक्चुअल। कितना दिया है क्वेश्चन में? 16 लाख। कितना दिया बेटा क्वेश्चन में? 16 लाख, बरोबर है। बी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया बेटा क्वेश्चन में? 15%। सी, एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला क्या? यस, ऊपर निकाला है ना ऑलरेडी। बोलो कितना निकाला बेटा? 382,500 निकाला कि नहीं? उसके बाद डी, एक्सपेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना, स्टॉप राइटिंग, पेन में नीचे रखो, सिर्फ सामने ध्यान दो बेटा। इस टाइप के बिजनेस में रिटर्न कितना है? 15%। बोलो मेरे साथ, इस टाइप के बिजनेस में रिटर्न कितना है? 15%। इस टाइप के बिजनेस में रिटर्न कितना है? 382,500। रिटर्न परसेंटेज में कितना है? 15%। रिटर्न अमाउंट में कितना है? रिटर्न रिटर्न रिटर्न, ये दोनों रिटर्न है, सेम ही रिटर्न है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 382,500 ये 15% है। तो बोलो फिर 100 यानी कितना? सी डिवाइडेड बाय बी, 382,500 डिवाइडेड बाय 15% का साइन प्रेस करना कैलसी पे। 25 लाख, हाँ के ना? अलग अलग मेथड, अलग अलग वैल्यूएशन, तो ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है। सो इस टाइप के धंधे में अगर किसी को 382,500 कमाना होता ना आम आदमी को, तो उसे कितने का कैपिटल इस धंधे में लगाना पड़ता? 25,50,000 का कैपिटल उसे इस धंधे में लगाना पड़ता। तब कहां जाके बेचारा 25,50,000 पे 15% के हिसाब से 382,500 कमाता। मतलब किसी आम आदमी को 382,500 कमाने के लिए कितना कैपिटल डालना पड़ता?
25,50,000, लेकिन वो मैं था, मैंने तो 25,50,000 का काम मात्र 16 लाख में ही कर दिया। किसी आम आदमी को कितने का कैपिटल लगाना पड़ता? 25,50,000, तब कहां जाके बेचारा 15% के हिसाब से इतना कमाता। लेकिन इतनी कमाई मैंने कितने का कैपिटल लगा के कर ली? सिर्फ 16 लाख का कैपिटल। तो बोलो कितने का कैपिटल बचा लिया? हाँ, वही तो मेरा गुडविल है, D-A। बोला था ना इसका भी आंसर उतना ही रहेगा, सुपर प्रॉफिट मेथड के उतना। अगर डेटा सेम है तो चेक करो, 950 कैसा लगा? नहीं लगा कैसा? डन। उसके बाद आ जाओ अभी पेज नंबर 1 पे। किसी को डाउट है तो पूछो। चल देखो बेटा, बोर्ड पे ध्यान देना सभी ने। ये मेथड समझ में, एक बार फटाफट से मुझे फॉर्मूला बता दो। सर फिर ऊपर यहाँ पे आपने 7 मेथड लिखा और ऊपर डायग्राम में 6 थी, तो ये 7 में कौन सी एक्स्ट्रा है? देखो ये वाली जो ऊपर डायग्राम में नहीं है, ये वाली डायग्राम में नहीं है ऊपर। सभी क्या करना है? नीचे से गायब करना है, ऊपर ऐड करना, ऊपर ऐड कर दो डायग्राम में। डन। चलो अभी देखो पेज नंबर 1 पे आना बेटा सभी ने। बच्चों हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ रहे हैं बेटा। शेयर एंड गुडविल नाम का टॉपिक है, उसमें हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सबसे पहले स्टार्ट किया है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने टोटल 7 मेथड देख लिया बेटा। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सिर्फ कैपिटलाइजेशन, इतनी और एन्युटी मेथड, इतनी मेथड हमने देखा है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है फटाफट से बताओ? सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या रहेगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। एन्युटी, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। कैपिटलाइजेशन, एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट अपॉन कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी, एफएमपी अपॉन कैपिटलाइजेशन रेट। और जहां कहीं पे भी कैपिटलाइजेशन रेट नहीं दिया वहां पे एनआरआर को ही कैपिटलाइजेशन रेट ट्रीट कर लो। क्लियर है? अब ध्यान देना बेटा, क्या क्या दिया है इसमें। इनटेंजिबल असेट के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दिया है। ऑर्गेनाइजेशंस, बच्चों थ्योरी क्वेश्चंस भी इस पे आते हैं, तो जो मैं अभी बता रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन देख लो। देखो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भयंकर एक्सपेंस जो होता है ना, वो इंटेंजिबल असेट के ऊपर होता है, बरोबर है। जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, समझ में आ रहा है? ये सारी क्या है? इंटेंजिबल असेट है। साइंटिफिक टेक्निकल नॉलेज, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोसेस, लाइसेंसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लाइसेंस टू ऑपरेट रेडियो चैनल इंटेंजिबल असेट है। लाइसेंस फॉर एयरपोर्ट लैंडिंग लाइसेंस, जिसको बोलते हैं ना एयरपोर्ट लैंडिंग लाइसेंस, वो भी इंटेंजिबल असेट्स है। लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीविजन, समझ में आ रहा है? न्यूज चैनल, लाइसेंस टू ऑपरेट न्यूज चैनल, ये भी इंटेंजिबल असेट है। कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेंजिबल असेट्स है, बराबर है क्या? तो अपने बिजनेस का काफी सारा एक्सपेंस जो होता है वो इंटेंजिबल असेट के पीछे होता है बेटा। और जिसकी मार्केट वैल्यू निकालना बहुत काफी बार मुश्किल जाता है, हम लोग वैल्यूएशन उसी के लिए देख रहे बेटा। और मार्केट नॉलेज ये इंटेंजिबल असेट है क्या? इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं क्या? इसका बेस्ट एग्जांपल है फेसबुक की सबसे बड़ी इंटेंजिबल असेट है मार्केट नॉलेज। फेसबुक की सबसे बड़ी इंटेंजिबल असेट क्या है? मार्केट नॉलेज। आज फेसबुक को पता है इस पृथ्वी का जो हर वो आदमी जो फेसबुक यूज करता है, फेसबुक को सब पता है उसे क्या पसंद है, क्या चीज़ देख के उसे गुस्सा आता है, क्या चीज़ देख के उसे प्यार आता है, किस चीज़ को उसने लाइक किया, किस चीज़ को डिसलाइक किया, हर चीज़ पता है क्या? अगर मैं तो बोलूँ इलेक्शन इंडिया में मई में होने वाले हैं, लेकिन उसका काफ़ी हद तक रिजल्ट फेसबुक को आज ही पता है, क्योंकि फेसबुक के ऊपर राहुल गांधी बोला तो लोग लाइक डिसलाइक, मोदी बोला तो लाइक डिसलाइक, उसको सब पता है कितने लाइक, कितने डिसलाइक, कितनी कमेंट, किसके लिए क्या क्या है। रिजल्ट तो आएगा जून में, जुलाई में, लेकिन उसे आज ही पता है क्या? मार्केट नॉलेज। अगर मुझे मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है सदाशिवपेट में, तो मैं फेसबुक के पास जाऊँगा, फेसबुक को बोलूँगा भैया सदाशिवपेट के लोगों की मेंटेलिटी क्या है, इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे जानना है। फेसबुक बोलेगा ठीक है, तुम्हारे प्रोडक्ट का सब डिटेल दे दो, एनिमेटेड वीडियो बना दो, हम सदाशिवपेट में ही स्प्रेड करेंगे उस वीडियो को, इतना कंट्रोल है उसका। बाकी दूसरे एरिया में जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर में वो ऐड नहीं दिखेगा। सदाशिवपेट, आपको फेसबुक पे अगर पेड एडवर्टीजमेंट करना है तो फेसबुक आपको पूछता है आपका फ़ोन जिस एरिया में, वहाँ से कितने किलोमीटर के रेडियस में आपको ये ऐड स्प्रेड करना है। तो सदाशिवपेट के अंदर के लोगों का मैंने जान लिया, ये नया प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ,
और लोगों ने डिसलाइक बहुत किया है। तो मुझे आज ही समझ में आ गया, वरना मैं प्रोडक्ट लेके आता, लॉन्च करता, इतना खर्चा करता, बाद में पता चलता डिसलाइक है, क्या फ़ायदे का, मुझे आज ही पता चल गया। और उसकी कॉस्ट क्या है? फ़ोन आपका, रैम आपका, कंटेंट आपका, बस उसको अरेंज कौन कर रहा है? फेसबुक। मार्केट नॉलेज किसके पास सबसे ज़्यादा है? फेसबुक के पास। तो वो हो गया उसके लिए इंटेंजिबल असेट। समझ में आया क्या? कोई भी मार्केट नॉलेज आपने देखा होगा, काफ़ी बार राह चलते लोग आपको पूछते, एक डायरी पेन लेके आ जाते, साहब ये प्रोडक्ट अगर आए तो आपका क्या रहेगा, है ना? वो तो ज़माना गया, अब तो सब ऑनलाइन आ गया। मार्केट नॉलेज इंटेंजिबल असेट है, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल असेट है। कॉमन एग्जांपल्स दिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल असेट के, पेटेंट, कॉपीराइट, मोशन पिक्चर फिल्म, कस्टमर लिस्ट, मॉर्गेज सर्विसिंग राइट, फिशिंग लाइसेंसेस, इंपोर्ट कोटास, बहुत सारे है बेटा। गुडविल इज अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, हमें पता था। आइडेंटिफाइबिलिटी ऑफ इंटेंजिबल असेट, कोई भी इंटेंजिबल असेट कब आइडेंटिफाइबल रहेगी? थ्योरी क्वेश्चन के लिए मार्क करो, फॉर थ्योरी क्वेश्चन। कोई भी इंटेंजिबल असेट कब आइडेंटिफाइबल रहेगी? फटाफट से बता दो बेटा। हाँ, किसी भी असेट, किसी भी इंटेंजिबल असेट के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया क्या है बेटा? जो रिक्वायरमेंट है वो असेट आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। कोई भी चीज आइडेंटिफाइबल कब रहेगी? जब वो किसी दूसरी चीज से सेपरेट होने लायक रहेगी, मतलब सेपरेबल रहेगी। सो टू बी एन आइडेंटिफाइबल, दैट असेट मस्ट बी सेपरेबल और डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम गुडविल। जैसे गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है, पेटेंट एक इंटेंजिबल असेट है, दोनों सेपरेट सेपरेट है। समझ में आए क्या? दूसरा, एन इंटेंजिबल असेट कैन बी क्लियरली डिस्टिंग्विश, अगर वो सेपरेबल है तो। सॉरी, सेपरेबल है मतलब क्या? मैं उस असेट को अलग से धंधा बंद किए बगैर अलग से मैं उस असेट को बेच सकता हूं, दैट मीन्स वो सेपरेबल है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ कि ना? सो आइडेंटिफाइबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए बेटा? सबसे पहले तो डिस्टिंग्विश होना चाहिए, सेपरेबल होना चाहिए। पहले तो इंटेंजिबल असेट के लिए आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल के लिए डिस्टिंग्विश होना चाहिए, डिस्टिंग्विश के लिए सेपरेबल होना चाहिए। आगे बेटा, और असेट सेपरेबल कब रहेगी? जब एंटरप्राइज उस असेट को अलग से रेंट पे भी दे सकता है, सेल भी कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है फॉर अनदर असेट, और डिस्ट्रीब्यूट द स्पेसिफिक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अट्रीब्यूटेबल टू दैट असेट without disposing of the future economic benefit that flow from the other asset used in the same revenue earning activity। बाकी असेट को धक्का लगाए बगैर उस असेट को मैं सेपरेटली रेंट पे दे सकता हूं, बेच सकता हूं, तो मैं बोलूंगा कि वो सेपरेबल है। पहले तो इंटेंजिबल असेट को आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल के लिए क्लियरली डिस्टिंग्विश, उसके लिए सेपरेबल, और सेपरेबल के लिए अलग से उसे बेच सकते, रेंट पे दे सकते, तो बोलेंगे सेपरेबल है। हाँ कि ना? एज इट इज कॉपी पेस्ट तो आएगा नहीं आंसर, आप ऐसे एक एक पॉइंट में भी लिख दिया तो भी चलेगा। इतना ही नहीं, बट सेपरेबिलिटी इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, सिर्फ यही एक कंडीशन रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है फॉर आइडेंटिफाइबिलिटी, सिंस एन एंटरप्राइज मे बी एबल टू आइडेंटिफाई एन एसेट इन सम अदर वे ऑल्सो। देखो अभी जो हमने बोला, आइडेंटिफाइबल के लिए, डिस्टिंग्विश के लिए, सेपरेबल के लिए, रेंट सेल एक्सचेंज, डन? पक्का? सर एग्जाम में हमने ऐसी डायग्राम बना दी तो लिख के, अरे बहुत ही भारी का काम हो जाएगा, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं फिर तो। उसके बाद अगला थ्योरी क्वेश्चन, बच्चों अच्छे से ध्यान देना। रिकॉग्निशन एंड इनिशियल मेजरमेंट ऑफ एन इंटेंजिबल असेट। बोलो बेटा, रिकॉग्निशन एंड इनिशियल मेजरमेंट कैसे रहेगा? इनिशियली मेजर करो एट कॉस्ट। एक सेंटेंस में बोल देता हूं, इनिशियली कैसे मेजर करना है इंटेंजिबल असेट को? कॉस्ट। मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन, सर रिकॉग्निशन कहां पे? बुक्स ऑफ अकाउंट पे। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे इनिशियली? एट कॉस्ट, जितना आपने कॉस्ट स्पेंड किया उस कॉस्ट पे। समझ में आया क्या? उसके बाद हर बैलेंस शीट डेट पे उसको रिवैल्यू करते जाओ। समझ में आ रहा है क्या? इनिशियली मेजरमेंट कैसा रहेगा? एट कॉस्ट। देखो, एन एंटरप्राइज शुड असेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, हम लोग हर बार असेस करेंगे उस असेट से फ्यूचर में कितने इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाले, और वो फ्यूचर में मिलने वाले बेनिफिट की सबकी आज की वैल्यू, यानी उस इंटेंजिबल असेट की वैल्यू, है ना? यूजिंग रीजनेबल अजम्पशंस। उसके बाद दैट रिप्रेजेंट द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द सेट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, दैट विल एग्जिस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, बट इन सबसे ऊपर दोस्तों शुड बी मेजर्ड इनिशियली एट कॉस्ट।
इनिशियली तो एट कॉस्ट मेजर कर लो, लेकिन हर बैलेंस शीट डेट पे पता लगा दिया कि उसकी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कितनी है। समझ में आया क्या? और उस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के हिसाब से उसका हम लोग वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन हर बैलेंस शीट डेट पे करते रहेंगे। हाँ या ना? चलो आगे, अनदर थ्योरी क्वेश्चन। हाँ ये, उसके बाद एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल असेट एज अ पार्ट ऑफ एन अमलगमेशन। बोलो बेटा, आप लोगों ने पढ़ा था बेटा अमलगमेशन। अमलगमेशन में अमलगमेशन द नेचर ऑफ, अगर परचेस है तो वहां पे गुडविल आ सकता है। अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर में गुडविल आता नहीं है। कौन सा गुडविल का हम लोग अकाउंटिंग करते हैं? परचेज्ड गुडविल का। समझ में आ रहा है क्या? देखो वहां पे क्या हो सकता है, जजमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वेदर द कॉस्ट that is fair value of an intangible asset is acquired in an amalgamation can be measured with a sufficient reliability for the purpose of separate recognition। सर जजमेंट लगेगा मतलब क्या? अरे देखो बच्चों ध्यान देना, अमलगमेशन में सामने वाले बिजनेस की हमने असेट कम लिया और उसे कंसिडरेशन पीसी ज्यादा दिया। परचेस है, असेट कम पीसी ज्यादा, तो ऊपर का क्यों दिया? गुडविल के लिए। तो वो जो हमने असेट लिया, वो असेट का फेयर वैल्यू तो हमने जजमेंट के हिसाब से लिया होगा ना। वो असेट का बुक वैल्यू थोड़ी लिया हमने, क्या लिया था? फेयर वैल्यू, रिवैल्यूड फिगर। तो इसीलिए यहां पे बोला जा रहा है बेटा जज इट रिक्वायर्स जजमेंट। और वैसे भी छोड़ो ना अमलगमेशन, पूरे गुडविल वैल्यूएशन टॉपिक में आपको जजमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। आया ना? बगैर जजमेंट के, बगैर अजम्पशंस के, आप बगैर एस्टिमेशन के गुडविल का वैल्यू ही नहीं कर सकते। समझ में आया? थ्योरी है, प्रैक्टिकल और थ्योरी को थोड़ा थोड़ा सेपरेट रखना इस टॉपिक में बेटा। प्रैक्टिकल में आपको मैंने स्टेप वाइज सारी चीजें बताई है, स्टेप 1 2 3 4, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। थ्योरी के अंदर में थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा, अच्छा ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। डन? अब देखो यहाँ पे दो बातें हो सकती है बेटा, एक्टिव मार्केट है तो क्या, एक्टिव मार्केट नहीं है तो क्या। अगर एक्टिव मार्केट है तो सबसे ज्यादा आसान काम हो गया बेटा, उस गुडविल का वैल्यू कितना रहेगा जो उसका मार्केट वैल्यू है। हाँ या ना? और अगर एक्टिव मार्केट नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा पता है? उस गुडविल से फ्यूचर में कितने इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहे हैं, उस बेनिफिट के हिसाब से उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? जैसे कि रिलायंस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या पेन पेपर कैलकुलेटर लेकर के शेयर वैल्यूएशन करने बैठोगे क्या? नो, फोन निकाला, गूगल वैल्यू ऑफ रिलायंस शेयर्स, आपको 2 मिनट में बता देगा वो। हाँ या ना? समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि रिलायंस के शेयर का एक्टिव मार्केट है। और ऐसी कोई कंपनी का मैंने आपको शेयर का वैल्यूएशन पूछ लिया जिसका एक्टिव मार्केट है ही नहीं, तो फिर आपको पेन पेपर कैलसी लेके बैठना पड़ेगा, फिर आपको उसकी प्रॉपर मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर वैल्यू करना पड़ेगा, फिर वो शेयर रहो चाहे इंटेंजिबल असेट रहो। एक्टिव मार्केट है तो उसका जो कोटेड प्राइस है, मार्केट वैल्यू है, वही उसका वैल्यू है, वैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। और अगर एक्टिव मार्केट नहीं है तो पेन पेपर लेके बैठो, अजम्पशंस, मेथड्स, फॉर्मूला, फॉर्मेट अप्लाई करो और वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो वही दिया है क्या? एक्टिव मार्केट है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोटेड मार्केट प्राइस इटसेल्फ वैल्यू। और एक्टिव मार्केट नहीं है तो क्या करेंगे आप? पढ़ो नीचे वाला फटाफट से। इफ नो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट फॉर एन असेट, इट कॉस्ट रिफ्लेक्ट द अमाउंट दैट एंटरप्राइज वुड हैव टू बी पेड at the date of acquisition for the asset in an arm's length transaction between the knowledgeable willing parties based on the best information available। सर मतलब क्या? देखो एक्टिव मार्केट है तो मार्केट प्राइस, एक्टिव मार्केट नहीं है तो आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा, या फिर आपने जो भी उसके लिए कॉस्ट पे की वही उसका वैल्यू है। डन? थ्योरी क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल असेट बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, इससे तो भारी की कोई चीज ही नहीं हो सकती। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। देखो ध्यान देना बेटा, काफी बार इंटेंजिबल एसेट आपको गवर्नमेंट से भी मिल सकती है एज ए गवर्नमेंट ग्रांट, बोल सकते सर। जैसे कि रेडियो चैनल चलाने का लाइसेंस, एयरपोर्ट लैंडिंग लाइसेंस, या और कोई लाइसेंसेस जो गवर्नमेंट से आपको मिल रहे हैं, तो वो तो इंटेंजिबल एसेट हुआ ना। तो वहां पे आपने गवर्नमेंट को उसके लिए जितना पेमेंट किया वो उसका वैल्यू रहेगा। और वो अगर फुकट में मिला, फोकट में, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने पैसा नहीं दिया, तो उसकी आपने नॉमिनल वैल्यू पे वैल्यूएशन करना है। सर नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए, 10 रुपए, जो भी नॉमिनल वैल्यू है। फ्री में मिला तो 150 रुपए पे नॉमिनल वैल्यू पे वैल्यूएशन कर लेना, और अगर आपने उसके लिए पैसा दिया तो जितना आपने कॉस्ट पे किया उतना उसका वैल्यू रहेगा। दैट्स इट। सर ऐसे नहीं, पढ़ के बताओ। देखो इन सम केसेस इंटेंजिबल असेट में अक्वायर्ड फ्री ऑफ चार्ज, तो हम लोग कैसे वैल्यू करेंगे? नॉमिनल कंसिडरेशन पे। सर नॉमिनल कंसिडरेशन कितना? 100, 200, 500,
100, 200, 500 रुपए भी दिखा दो, 100, 200, 500 पे. When government transfer or allocates to an enterprise intangible asset such as airport landing rights, license to operate radio channel or television station, or import licenses or quotas or rights to access other restricted resources, such intangible asset is recognized at nominal value or at acquisition cost, or at acquisition cost. इसमें चाबी है बेटा. नॉमिनल वैल्यू अगर फ्री में मिला तो, या फिर आपने जो भी उसके लिए अक्वायर करने के लिए जो एक्विजिशन कॉस्ट दिया होगा वो फ्री में मिला तो नॉमिनल वैल्यू, एक्विजिशन करने के लिए कुछ दिया है तो एक्विजिशन कॉस्ट. दैट्स इट. और बच्चों एक्विजिशन कॉस्ट में क्या क्या आता है? वो इंटेंजिबल एसेट खरीदने से लेके तो रेडी फॉर यूज करने तक जो जो एक्सपेंडिचर आपने उसके लिए इनकर किए वो सब एक्विजिशन कॉस्ट में आ जाएगा. एक्सपेंडिचर दैट डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल. बरोबर है क्या? डन. उसके बाद एमोर्टाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान देना. अमोर्टाइजेशन मतलब क्या रहता? आप सभी लोग जानते हो कि कंपनी इंटेंजिबल असेट्स को परमानेंट बेसिस पे अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकती है. आज नहीं तो कल आपने उन इंटेंजिबल असेट्स को अमोर्टाइज करना है. प्यार से अगर मैं बोलूं तो डिप्रिसिएट करना है ना. इंटेंजिबल असेट का अमोर्टाइजेशन होता है, बाकी जो असेट्स है उसका डिप्रिसिएशन होता है. और वो मैक्सिमम लाइफ कितना रहेगा? अगर कुछ बोला नहीं है तो 10 साल. अगर कुछ बोला नहीं है तो कितना लाइफ रहेगा बेटा? 10 साल. मतलब आपने उस इंटेंजिबल एसेट को 10 साल में राइट ऑफ करना है. मान लो अगर आपने गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस लिया और वो लाइसेंस के अंदर में पेपर पे लिखा है कि 15 साल तक चलेगा, तो अमोर्टाइजेशन पीरियड 10 साल से ऊपर जा सकता है. वरना खबरदार है, आप 10 साल से ऊपर तक उसे नहीं दिखा सकते. हाँ, आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है कि नहीं साहब इसकी जो लाइफ है वो 15 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, तो ही आप उतने पीरियड तक दिखाओ. अदरवाइज मैक्सिमम जो लाइफ रहेगा वो रहेगा 10 ईयर्स. 10 ईयर्स में उसे धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करो. म्हणजे नर्क में डालो, म्हणजे पीएनएल के डेबिट में ट्रांसफर करो. कैसे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल असेट, पीएनएल डेबिट टू इंटेंजिबल असेट. तीसरे साल में पीएनएल डेबिट टू इंटेंजिबल असेट, चौथे साल में पीएनएल डेबिट टू इंटेंजिबल असेट. तिनका समझ में आ रहा है? देखो वही सारी चीज यहां पे दी है क्या? यस, वही दिया है बेटा. उसके बाद रेसिडुअल वैल्यू. Residential value of an intangible asset should be assumed to be 0. हाँ, आप कौन से केस में 0 अज्यूम नहीं करोगे वो नीचे दिया है. There is a commitment by a third party to purchase the asset at the end of useful life. मान लो कोई थर्ड पार्टी ने कमिटमेंट किया कि साहब आपकी यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद मैं खरीदूंगा इसे. कितने में? 5 लाख में. तो वहां पे रेसिडुअल वैल्यू कितना? 5 लाख. और ऐसा अगर कोई कमिटमेंट नहीं है तो रेसिडुअल वैल्यू 0. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जहां पे एक्टिव मार्केट है फॉर एन असेट, और इस टाइप की असेट यूजफुल लाइफ होने के बाद में भी उस एक्टिव मार्केट में बिकती है, तो वो मार्केट का जो वैल्यू रहेगा वो इसका रेसिडुअल वैल्यू रहेगा. समझ लो, नो एक्टिव मार्केट, नो थर्ड पार्टी कमिटमेंट, बोलो इंटेंजिबल असेट का रेसिडुअल वैल्यू 0. एक्टिव मार्केट तो उसका जो वैल्यू रहेगा वही उसका रेसिडुअल वैल्यू. हाँ या ना? रेसिडुअल वैल्यू के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन. अब गुडविल की यहां पे सारी मेथड्स दी है जो ऑलरेडी हमने पढ़ी. क्या? एवरेज प्रॉफिट मेथड. इसके ऊपर शॉर्ट नोट आए तो लिख पाओगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड. देखो वही है क्या जो हमने फॉर्मेट बनाया था. उसके बाद स्लाइडिंग स्केल वैल्यूएशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. ये आज आपने घर से रीड करके आना है, ये आज अपने घर से रीड करके आना है बेटा. एन्यूटी मेथड, ये ना इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आएगी बेटा, ये आज रीड करना है, इंपॉर्टेंट है. कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ा हमने आज. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. उसके बाद टाइप्स ऑफ गुडविल देखा कि हमने आज. परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड, उसी को नॉन परचेज्ड और इनहेरेंट गुडविल भी कहते हैं बेटा. बरोबर है? सेम चीज हमने पढ़ी. वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन. नॉन परचेज गुडविल का हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते बेटा. और उसके फीचर्स कौन कौन से? इंटरनली जनरेटेड है, उसकी कॉस्ट का हम लोग पता नहीं लगा सकते, और वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर. पॉजिटिव और निगेटिव गुडविल आज पढ़ के आओगे. तो आज आपका होमवर्क क्या बेटा? 2 चीजें होमवर्क है, और अकाउंटिंग फॉर गुडविल ये भी पढ़ के आना है. 3 चीज आपकी आज की होमवर्क है बेटा. डन? हाँ या ना? डन. थैंक यू वेरी मच. बाय बच्चों. Done.